स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस और टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो फ्यूचर फ्राइडे में। आज हम लोग बात करेंगे ड्राइव बाय वायर कार्स के बारे में। तो आइए इसे अच्छे से समझते हैं। तो सबसे पहले समझिए आइडिया क्या है। आइडिया ये है कि मैकेनिकल लिंकेज फॉर कंट्रोल उसे त्यागना है। यानी कि अगर आप बहुत पुराना प्लेन देखेंगे वर्ल्ड वॉर 2 का देखें तो उसमें जब मतलब पायलट जो है हैंडल मूव करता था, वो लिटरली पुली, वायर या हाइड्रोलिक के माध्यम से लिटरली फिजिकल कांटेक्ट जुड़ा रहता था। मतलब कि वो पुली खींच रहा है तब जाके एलरॉन्स ऐसे होता है। आपका गाड़ी में स्टीयरिंग अगर पुराना वाला देखेगा तो लिटरली आपको दिख जाएगा कि सर ये है, ये यहाँ पे पिनियन घुमा रहा है, उससे रॉड रैक ऐसे आगे पीछे हो रहा है, उससे स्टीयरिंग हो रहा है। ये सब हमको दिख जाता है। जिसे हम लोग कहते हैं पूरी तरह से मैकेनिकल ड्राइव सिस्टम था। तो लॉजिक वही है कि वो ब्रेक में क्या होता था, आप खींचते थे, वो एक लीवर डालता था, वो खींचता था ब्रेक सिलेंडर पे, उससे आता मतलब सारा मैकेनिकल लिंकेज पे ही चलता है दुनिया। बस उसे त्यागना है, मैकेनिकल लिंकेज हटा देना है। और ये समझिए हम लोग बहुत धीरे-धीरे करते आ रहे हैं समय से। यानी कि काफ़ी पुराना अभी अगर आप एग्ज़ाम्पल देखना चाहें मिल जाएगा, ऐसी बात नहीं कि नया चीज़ है। जैसे कि कॉन्कॉर्ड आदम ज़माने का एयरक्राफ्ट है। कॉन्कॉर्ड इतना पुराना है कि उस टाइम डिजिटल कंप्यूटर बनना शुरू हुआ था। डिजिटल कंप्यूटर नॉर्मल नहीं था। तो उस टाइम एनालॉग कंप्यूटर के माध्यम से इसे ड्राइव बाय वायर किया गया था। यानी कि पायलट जितना भी कंट्रोल कमांड देते थे, एक भी चीज़ जैसे कि वो मतलब योक जो है, योक को इधर-उधर कर रहे हैं, वो सिग्नल जो है कंप्यूटर के पास जाएगा, कंप्यूटर उसे प्रोसेस करेगा, फिर जाके वो डिंग-चिक्का करेंगे। अब बोले ऐसा क्यों था? बात है कि प्लेन ये प्लेन खासतौर पे मल्टीपल रिजीम में चलता है। यानी कि सबसोनिक, सोनिक, सुपरसोनिक। और इसका बिहेवियर जो है बदलता रहता है। तो यानी कि आप चला कैसे रहे वो बदलते रहना है। अब रहा बात कि पायलट कर सकता है लेकिन गलती भी कर सकता है। और अगर आप लोगों को रखे हुए हैं पीछे और गलती का मतलब हो गया बूम, तो वो गलती आप नहीं करने देना चाहोगे। आप चाहोगे सर वो गलती आपसे पॉसिबल नहीं, तो क्या किया? कंप्यूटर है, कंप्यूटर के पास स्पीड का फीडबैक है। सर हम किस रिजीम में चल रहे हैं, किस कंट्रोल अथॉरिटी पे हमको बिहेव करना है, उसके पास एक पूरा समझिए फ़िल्टर था। पायलट कमांड भेजा, फ़िल्टर में गया, फ़िल्टर होके मतलब फ़िज़िकल कमांड में बदला। तो ये कॉन्कॉर्ड में किया गया था। ट्रेन में भी वही होता है, बोट्स में भी वही होता है, हर चीज़ में। मतलब चाहे स्पेस शटल ले लीजिए, चाहे फाइटर जेट ले लीजिए। और ये सब जो मैं एग्ज़ाम्पल दिखा रहा हूँ, ये पहला-पहला है। जैसे कि ग्लोब मास्टर पहला था, जो डिजिटल कंप्यूटर पे जंबो जेट का कर दिए। अभी अगर आप किसी प्लेन में जाते हैं, 99% चीज़ ड्राइव बाय वायर ऑलरेडी हो चुका है। भूतकाल हो चुका है। तो समझना बहुत ज़रूरी है कि कोई नया आइडिया नहीं है। हम लोग बस बड़े-बड़े चीज़ में करते आ रहे थे। और ये ज़रूरी भी है कि अगर आप ड्राइव बाय वायर को चेंज करते हो, जहाँ पे हम लोग एक्चुअल तार से करते थे, ऑब्वियसली बड़ा करना पड़ा क्योंकि तार से आप पायलट क्या आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर की तरह नहीं करेंगे ऐसा करके। तो बड़े-बड़े इतना मतलब सरफेस एरिया आप नहीं कंट्रोल कर सकते, उतना पावर ही इंसान में नहीं होता। तो उसके लिए हाइड्रोलिक मोटर्स का इस्तेमाल होता है। ये अभी भी काफ़ी सारे प्लेन में है कि हाइड्रोलिक पंप जो है, वो चलाता रहता है, उसको आप कंट्रोल करते हो। तो मतलब आपका जो हैंडल है, वो वाल्व ट्रेन कंट्रोल करता था। तो आप ऐसे कर रहे हो, वाल्व खोल दे रहे हो तो वो चलाता है। जैसे आपको जेवीसी होता है, समझिए उसी का बड़ा भाई। तो बात है कि अब तो वो भी नहीं होता। अब सीधे हो गया कि सर वाल्व ट्रेन अभी भी बस वो इलेक्ट्रॉनिकली चल रहा है, आप कमांड दो। तो वही समझिए ये हम लोग हर चीज़ में कर रहे हैं, चाहे प्लेन हो, ट्रेन हो, बोट हो, गाड़ी हो, सब में करते जा रहे हैं। धीरे-धीरे हर चीज़ में डालते जा रहे हैं। और ऐसा हो क्यों रहा है? ऐसा हो रहा है 3-4 चीज़ एक साथ हो रहा है। सबसे पहला हो रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक्स पावरफुल हो गई। यानी कि आज के टाइम में आप किसी को बोलते हैं यार मेरे को इतने साइज़ में 1 हॉर्स पावर का मोटर दो, वो दे देगा। बोला सर टेक इट एंड गो, टेक इट एंड गो। ड्रिल मोटर्स में आते हैं आजकल उतने पावरफुल। मतलब हैंड ड्रिल में बात कर रहा हूँ और महँगा भी नहीं होता। तो पावरफुल हो रहा है इलेक्ट्रॉनिक्स। और रहा बात माइक्रो कंट्रोलर, तो अब तो ब्रेन हो गया, उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है। तो टेंशन नहीं, पावर बम बम हो गया है। प्लस वो सस्ता भी हो गया है। यानी कि 1970 के टाइम में आप किसी को बोलते हैं ना कि मेरे को एक छोटा-सा मोटर दो जो 12 वोल्ट पे चले और मेरा स्टीयरिंग को वो पावर स्टीयरिंग में बदल दे, पॉसिबल ही नहीं था। अभी सब गाड़ी में होता है, कोई ध्यान भी नहीं देता। तो वही समझिए कि पावरफुल भी हो गया, चीप भी हो गया। यानी कि आपको ध्यान नहीं देना है, अरे सस्ता है, डालो कोई टेंशन नहीं है। फिर एडाप्टिव हो गया, यही पूरा ट्रिक यहीं पे चेंज हो जाता है। एडाप्टिव जैसे मैंने ये एयरक्राफ्ट का एग्जांपल दिया या स्पेस शटल का दिया। प्रॉब्लम ये होता है कि आप जब चेंज चाहते हैं तो चेंज आप भूल भी सकते हैं। यानी कि आप चाह रहे हो कि अच्छा देखो भाई, गाड़ी अगर आप चला रहे हो ये इसमें समझिए हाईवे स्पीड पे आप 150 किलोमीटर पर आवर पे चल रहे हो, उड़ रहे हैं, वहाँ पे आपको स्टीयरिंग अलग तरीके से चलाना होता है। अब वहीं पे अगर आप पार्किंग लॉट में हैं, तो आपको अलग से चलाना है। तो गाड़ी मैन्युफैक्चरर को पता है कि आप वो याद नहीं रखोगे, एक्सीडेंट करा दोगे, तो स्टीयरिंग एक्शन को इतना वो कर देते हैं, एम्पलीफाई कर देते हैं। तो ये डी एम्पलीफाई कर देते हैं। तो उसका मतलब क्या था, आप हाईवे पे हैं, करते रहिए, ज़्यादा कुछ नहीं होगा, गाड़ी लगा धीरे लगेगा। अगर आप पार्किंग में आते हैं तो क्योंकि स्टीयरिंग रेशियो वैसा बनाती है, ऐसा बना दिया है कि भैया पार्किंग में भले आपका दिमाग खराब हो लेकिन एटलीस्ट हाई स्पीड पे वो स्टेबल रहे। तो अब रहा बात कि प्लेन सबके साथ वो सब करना सेफ नहीं रहता है, तो इसीलिए कि बीच में कंप्यूटर समझेगा कि सर ये गाड़ी स्पीड पे चला रहा है, इसका रेशियो थोड़ा सा चिल मार दो। सर ये मतलब समझ रहे? और गाड़ी में देखिए हम लोग ब्रेक जैसे लगाते हैं, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम क्या है?
भैया हम समझ रहे हैं आप करना क्या चाह रहे हो, लेकिन उसे हम ढंग से करते हैं, नहीं तो आप ठोक दोगे। तो लॉजिक वही है, अडैप्टेबिलिटी, कि वो सिर्फ ऐसा नहीं कि यस या नो, बाइनरी नहीं है, वो अडैप्ट कर सकता है कि सर इनपुट क्या है, बाकी कंडीशंस क्या है, उसके हिसाब से बेस्ट आउटपुट क्या होगा वो कर देंगे। और इसीलिए ये अब इकोनॉमिकल हो गया है, खासतौर पे बड़े बड़े जंबो जेट्स जो हो गए, जैसे एयरबस A380, उसमें अगर उतना सारा हाइड्रोलिक लाइन लगाने का कोशिश किया जाए, जान निकल जाएगा। अब तो कुछ कुछ एयरक्राफ्ट में ये हो गया कि सिर्फ पावर दे दो और फाइबर से उस पे ये भेजो, सिग्नल भेजो। इलेक्ट्रिकल वायर भी नहीं, क्यों भाई, फाइबर में बहुत डेटा थ्रूपुट होता है, इंटरफेरेंस कम होता है, हल्का भी होता है। तो अब वो कर रहे हैं, ड्राइव बाय लाइट उसे कहा जाता है। तो आइडिया वही है कि मैकेनिकल लिंकेज को हटाओ और इलेक्ट्रॉनिक्स का इस्तेमाल करो। इलेक्ट्रॉनिक्स जो कि अब सस्ता हो गया है, पावरफुल हो गया है, एडैप्टेबल लॉजिक भी उसमें डाला जा सकता है, तो ये एक अच्छा लेयर है जिस कारण से हर कोई इकोनॉमिकली हर चीज में इसे ठूसे जा रहा है। तो आइडिया ये है। अब बात करते हैं, ठीक है, आप गाड़ी में से डालना चाहते हैं, दिमाग में सबसे पहला आएगा सर पावरफुल इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो इसका ये मतलब कि वो पावर बनाता है, उसका मतलब कि उसे पावर चाहिए। तो पावर आप कहाँ से लाएंगे? तो ये समझिए, कार में दो मेन लोड होता है, एक ऑक्स लोड होता है, दूसरा लोड होता है जो ड्राइविंग लोड, आप जो चला रहे हो गाड़ी उसमें एनर्जी खपत हो रहा है। दूसरा ऑक्सिलरी चीज, ऑक्सिलरी चीज बहुत हो गया है आजकल की गाड़ी में। मतलब आजकल बिना एसी का कोई गाड़ी मिलेगा नहीं आपको, बिना पावर विंडो का नहीं मिलेगा। मतलब डैशबोर्ड में काफी सारा इंफोटेनमेंट सिस्टम होगा, कुछ कुछ में जीपीएस होगा, कुछ लाइट्स होंगे, वाइपर्स होगा, फिर आपका विंडशील्ड हीटर होगा, बहुत सारा और भी चीज़ होता है ऑक्सिलरी, जैसे एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, इलेक्ट्रिकल स्टीयरिंग व्हील ड्राइवर, बहुत सारा और लोड है, जैसे आपका मतलब अ, और कॉमन चीज़ में ज़्यादा नहीं है, लेकिन मिलता बहुत सारा चीज़ है। तो बहुत सारा लोड बढ़ गया जो गाड़ी का चलाने के बिना भी रहेगा। तो दिक्कत ये रहता है कि उसको कैसे सॉल्व करें। हमारा पावर ड्रॉ पहले बहुत कम था, तो उस ज़माने में यानी कि 1950s से पहले हम लोग 6 वोल्ट पे रहते थे। तो 6 वोल्ट पे धीरे-धीरे हो गया कि सर काम नहीं चलेगा। इंजन्स बड़े हो रहे थे, स्टार्टर मोटर का बोल जा रहा था, तो बड़ा वोल्टेज बनाया गया यानी कि 12 वोल्ट। अब वो 12 वोल्ट पे हम लोग काफ़ी टाइम तक रुके रह गए। मतलब कि 12 वोल्ट बनाया गया और उस पर रुक गए। अभी तक 12 वोल्ट मार्केट में मिलता है। तो रहा बात कि 12 वोल्ट काफ़ी अब नहीं है। यानी कि आपका लैंप देखते होंगे, एक-एक लैंप जो होता है यानी कि जो मेन हेडलाइट है, हाई बीम पे लगभग 100 वाट खाता है। तो 12 वोल्ट और 100 वाट का मतलब समझ रहे हैं? एम्प बहुत ज़्यादा है। और एम्प ड्रॉ अब इतना हो रहा है कि इससे ज़्यादा मोटा कंडक्टर डालने में बैंड बज रही है। तो एम्प अब एकदम लिमिट पहुंच गया, इससे ज़्यादा ऊपर हम लोग नहीं ले जा सकते। तो ये एक समस्या है कि 12 वोल्ट से काम नहीं चलेगा। मैं ऑक्सिलरी लोड्स की बात कर रहा हूँ। ड्राइव बाय वायर वो मेन आपका ड्राइविंग नहीं कर रहा है, ड्राइविंग एनर्जी आपकी इंजन से आ रही है, लेकिन अगर आप स्टीयरिंग को वो करना चाहते हो, इलेक्ट्रिकली चलाना चाहते हो, तो उसके लिए तो इलेक्ट्रिकल जनरेटर चलाना पड़ेगा। तो दिक्कत वही है। तो 12 वोल्ट का सिस्टम हेल्दी नहीं है। तो इसीलिए सारी कंपनी धीरे-धीरे 48 वोल्ट सिस्टम पे जा रही है। अब रहा बात कि जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, जो लोग हिस्ट्री नहीं करना चाहते, जो इलॉन भक्त हैं, वो कह रहे इलॉन मस्क ने ये किया। ये चीज़ 90s में ट्राई किया गया था और एक कार कंपनी नहीं, बहुत सारी कंपनी साथ में आई थी और ये इतना पहले की बात है। लिथियम आयन के बारे में सोच भी नहीं रहा था। उस टाइम था कि निकल कैडमियम पे चलेंगे, लेड एसिड को छोड़ के निकल कैडमियम पे चलेंगे। वो बहुत कारण से नहीं सक्सेसफुल हुआ, लेकिन इसका जो नींव है, जो फाउंडेशन, वो उसी टाइम रख दिया गया था और उस सिस्टम का नाम था 42 वोल्ट इलेक्ट्रिकल सिस्टम। अब बोले एग्जैक्टली ये वर्ड आपको बार बार जगह नंबर हर जगह मिलेगा कि 42 क्यों है। तो 42 इसलिए है कि 50 को थ्रेशोल्ड माना जाता है कि 50 के ऊपर आप जा रहे हैं तो इसे हाई वोल्टेज कहा जाएगा। यानी कि अगर वो आपको छुआ तो आपको शॉक दे देगा। 50 के नीचे प्रोबेबिलिटी ऑफ शॉक ऑलमोस्ट जीरो होता है। एब्सोल्यूट जीरो नहीं है, लेकिन ऑलमोस्ट जीरो होता है। यानी कि अगर आपका स्किन कटा उटा ना हो और अगर 48 वोल्ट अगर आपको छू जाए तो चांसेस है कि आप ऊपर नहीं जाएंगे। तो इसीलिए 48 वोल्ट या 42 वोल्ट वाले सिस्टम पे ही रिमेंड किया जाता है। और 48 42 ये सब इसलिए होता है कि लेड एसिड में 48 जाएगा, निकल कैडमियम में चूंकि सेल वोल्टेज अलग होता है 42 चला जाएगा। अलग अलग जगह पे आपको बेसिकली समझिए 48 के नीचे रहना है। 100 बात की एक बात, 48 के नीचे रहना है। इसीलिए यूएसबी सी पावर डिलीवरी एक्सटेंडेड पावर रेंज 48 वोल्ट, वो भी 48 वोल्ट नहीं क्रॉस करेगा, क्योंकि जैसे आप क्रॉस करेंगे आपको मेन्स वायर जैसा उसकी इंसुलेशन देना पड़ेगा, दाम बढ़ जाएगा। तो 48 वोल्ट सिस्टम पे हर कंपनी जा रही है। और 42 बोल रहे हैं, वो उस टाइम में उसका नाम था और उसको भी सब लोग बोल रहे थे कि कुछ लोग का था कि क्या होगा अगर 4 ठो लेड एसिड बैटरी ही डाल दें। तो रहा बात कि ठीक है, सिस्टम आपको समझ में आ गया। इलॉन मस्क ने नहीं इजाद किया, इलॉन मस्क बाकी लोगों के रिसर्च का फायदा उठा रहा है और चूंकि उसकी मार्केटिंग हाई बहुत अच्छी है, लोग बहुत ज़्यादा अंधे भक्त हैं, उसने बोल दिया, सब लोग मान के भी चल रहे हैं। और ये इतनी अजीब बात है कि ऑडी की गाड़ी जिसमें ये 48 वोल्ट का सिस्टम है, मार्केट में 2017 से चल रहा है। पोर्श के सिस्टम में 2017 मतलब चल रहा है सर। बीएमडब्ल्यू, पोर्श ये सब बना के बेच चुके हैं, हो गया सर, टेक इट एंड गो। टेक इट एंड गो हो गया, आदम जमाने। वो तो सिर पिट रहे होंगे, लाइक सर हम कब कब बना के लॉन्च करके छोड़ चुके हैं, आप कहाँ हो। तो वही समझिए। तो ठीक है, ये तो हो गया कि हमने वोल्टेज बढ़ा दिया। इससे हो रहा है कि एम्प घट जा रहा है और जहाँ पे अगर आप एम्प नहीं घटा पा रहे वहाँ पे ज़्यादा पावर ले जा रहे हैं, 4 गुना ज़्यादा पावर ले जा रहे हैं। तो ये हो गया मतलब आपका
फॉर्मेट का प्रॉब्लम आपने सॉल्व कर दिया, वोल्टेज बढ़ा दिया, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन सर एनर्जी कहाँ से आएगा? तो एनर्जी लाने के लिए आप अपना गाड़ी का इंजन लोगे, उसमें स्टार्टर मोटर है, उसको निकालोगे, उसे फेंक दोगे। फिर उसमें जो अल्टरनेटर है, उसे निकालोगे, उसे फेंक दोगे। तो उसकी जगह पे क्या लगाएंगे? उसकी जगह पे लगाएंगे बीएलडीसी मोटर, यानी कि कोई चीज़ जो बीएलडीसी जैसा दिखता है। और अगर आप लोग फिजिक्स थोड़ा सा भी ढंग से पढ़े होंगे, आपको पता होगा, हर मोटर जनरेटर होता है, हर जनरेटर मोटर होता है। तो किसी को आइडिया आया कि एक ही चीज़ से दोनों काम क्यों नहीं करते? दोनों को घूमना ही है ना, तो हम ये उसमें मैकेनिज़्म क्यों लगा रहे हैं कि उसे कनेक्ट करो या डिस्कनेक्ट करो? जैसे कि आपका अभी स्टार्टर मोटर गाड़ी का खोल के देखेंगे, उसमें क्या है? उसमें एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्लच है, जो चालू होता है, फचंग, फिर मोटर घुमाता है उसको, फिर रिएक्टर निकलता है, फचंग, घुर्र। तो मतलब इतना सारे स्टेप्स क्यों हैं? अगर हमको उसको घुमाना ही तो उससे जोड़ क्यों नहीं देते? अब रहा बात की जनरेटर भी है, अब जनरेटर बेमतलब का लोड बन जाता है स्टार्टर पे, जब उसको स्टार्ट करना रहता है, अल्टरनेटर भी घूमता रहता है बेमतलब का। तो किसी को आइडिया है कि हम बीएलडीसी लगा देते हैं वहाँ पे। तो बीएलडीसी का फ़ायदा ये रहता है कि वो फ्लाईव्हील पे डायरेक्ट लगा रहता है, यानी कि कोई भी मैकेनिकल कॉन्टैक्ट नहीं है, ब्रश लेस है, कोई भी चीज़ ब्रश नहीं है। मतलब अल्टरनेटर गाड़ी का में देखेंगे, उसमें ब्रश होता है, स्लिप रिंग होता है, स्लिप रिंग नहीं है, कोई कॉन्टैक्ट नहीं है। स्टार्टर में देखेंगे, स्टार्टर फिजिकली एक मैकेनिज्म चालू करता है जो घिसता है गियर को गियर पे, उसके बाद घुमाता है, वो मैकेनिज्म भी नहीं रहेगा। तो यानी कि जो आपका स्टार्टर मोटर, गियर सब हटाइए, तो इससे आपको एनर्जी मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा बिना लोड के। तो बोलेंगे क्या ये पॉसिबल है? अगर आपने रिसेंट टाइम में स्कूटी या बाइक खरीदा तो आपके पास ये है। अगर आपका स्कूटी इस तरह का दिखता है मतलब खोलने पे, तो वही है, एजीएस कहते हैं उसको। तो ये कॉमन सिस्टम है। और रहा बात की अगर आप अमीर हैं तो आपके गाड़ी में भी ये होगा, बीएमडब्ल्यू और रोल्स रॉयस दोनों ये करते हैं। उनको इंजन को मतलब कचरा कम करना है तो अल्टरनेटर फेंक दो, स्टार्टर फेंक दो, उसकी जगह पे एक बीएलडीसी लगा दो। वो स्मूथ है, आवाज़ नहीं करता है, एफिशिएंट रहता है, एनर्जी भी ज़्यादा बनाता है, मतलब वेस्टेज भी कम करता है। तो ये आपको सोर्स का प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है। अब रहा बात की आपके पास बिजली आ गया, बिजली का करेंगे क्या? तो बिजली का ऑक्सिलरी लोड में बात करते हैं। सबसे बड़ा ऑक्सिलरी लोड होता है आपके गाड़ी में एसी का। अब एसी के साथ प्रॉब्लम ये है कि एसी जब बंद रहता है तो भी वो हेडेक रहता है। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे बेल्ट उसमें लगा हुआ, वो घूम तो रहा है, वो घूम तो रहा है। और रहा बात की बेल्ट चूँकि पुली से घूमता रहता है, वहाँ पे थोड़ा-सा लीक होता रहता है। गैस जो है आपका एसी का, वो हमेशा लीक करता है वहाँ से। वो डिज़ाइन किया गया है वैसा, क्योंकि अगर आप पूरा सील कर देते हैं, टाइट कर देते हैं ग्लैंड को, वो मतलब बेल्ट घुमा ही नहीं पाएगा। बहुत ज़्यादा उसका मतलब हॉर्स पावर वेस्ट हो जाएगा आपका। बहुत धीरे कर देंगे, लीक बहुत हो जाएगा, तो ये दिक्कत बन जाता है। इलेक्ट्रिकल वाले में भैया उसे पूरा सील कर दो, जैसे आपका रेफ्रिजरेटर में होता है। तो ये सब सिस्टम अब आने लगा है कि एसी कंप्रेसर जो है वो आपका 48 वोल्ट पे चल रहा है। 48 वोल्ट में इतना पावर है कि उसका ऐसा नहीं भैया हमें 100 एम्प चाहिए। बहुत कम एम्प में वो आराम से आपका चलता है, आपका पूरा इस गाड़ी को ठंडा कर देगा, चिल कर देगा, कोई टेंशन नहीं है। और इलेक्ट्रिकल है, और वो पैरासिटिक लोड नहीं है कि यानी कि जब आप ठंडे के मौसम में जब उसे नहीं चला रहे हैं तो वो फालतू का लोड नहीं डालेगा, पैरासिटिक बेल्ट नहीं घुमाएगा। बढ़िया। दूसरा, किसी ने देखा F1 से बहुत ज़्यादा प्यार हो गया, बोला कि भैया डीज़ल इंजन तो बहुत चल रहा है, उसमें टर्बो चार्जर है। अब टर्बो चार्जर में प्रॉब्लम है कि वो टर्बो लैग देता है, यानी कि आपने एक्सेलेरेटर दबाया, टर्बो चार्जर तुरंत भागने नहीं लगता, उसको वेट करना पड़ता है कि फ्यूल बढ़े इंजेक्टर से, इंजन आरपीएम बढ़ाए, एग्जॉस्ट प्रेशर बढ़े, उस प्रेशर से टरबाइन घूमे, उस टरबाइन से हम कंप्रेसर चलाएंगे, फिर हमारा आउटपुट आएगा। तो उसे हम लोग कहते हैं टर्बो लैग, स्पूल अप लैग। तो F1 में इसी को हम लोग कहते हैं काइनेटिक, ये थर्मल एनर्जी रिकवरी सिस्टम। तो F1 में क्या किया जाता है, टर्बो चार्जर का जो शाफ्ट है उसमें एक मोटर जनरेटर यूनिट डाल देते हैं। एग्जैक्टली ऐसा ही बीएलडीसी मोटर वहां पे भी डाल देते हैं। तो फायदा ये रहता है कि जब ड्राइवर प्यार से एक्सीलेटर दबाता है, कंप्यूटर बोलता है आई गॉट यू ब्रो। उसको पता है कि अभी मतलब टर्बो को स्पूल होने में टाइम लगेगा, वो 250 मिली सेकंड के अंदर ही उसको स्पूल कर देता है फुल स्पीड पे। मतलब आपका गाड़ी एकदम दहाड़ने लगता है, दहाड़ रहा पूरा एकदम हो गया, आपने पूरा टेक ओवर कर लिया। अब रहा बात की अब गाड़ी को चिल करना है। पुराने सिस्टम ये होता था कि टर्बो चार्जर एक गेट खोल देगा, ऐसे करके प्रेशर डंप करेगा। मॉडर्न वाले बोला सर वो काहे कर रहे हो, काहे वेस्ट कर रहे हो, वाई वेस्ट एनर्जी। एक काम करो, जो मोटर से आपने स्पीड बढ़ाया था उसे जनरेटर की तरफ बिहेव कराओ, वो लोड डाल देगा और वो एनर्जी चूसने लगता है। आपका एग्जॉस्ट का टेम्परेचर और प्रेशर घटने लगता है। टेम्परेचर उतना नहीं घटता लेकिन प्रेशर बहुत घट जाता है, तो आपको एनर्जी वापस मिलने लगती है। इसी को हम लोग कहते हैं थर्मल एनर्जी रिकवरी सिस्टम। F1 में ये सिस्टम है। तो ये ऑडी में, पोर्शा में और 4-5 और कंपनी में भी, और चाहे तो आप आफ्टर मार्केट भी खरीद सकते हैं अगर आप बहुत अमीर हैं तो। तो वही बोल रहे कि ऑप्शंस है, अगर आप बड़ा वोल्टेज कर देते हो, बहुत चीज़ कर सकते हो जो बम बम काम कर सके। और मतलब इंडियंस के लिए तो एसी सबसे फायदेमंद रहेगा, जो लोग डीजल चलाते हैं उनके लिए टर्बो वाला बहुत फायदेमंद रहेगा, और आम पब्लिक के लिए भैया ये आवाज़ नहीं आएगा जो आजकल हम लोग को मिल रहा है। लेकिन हर किसी को वो जूता मारे जो बोलता है कि टेस्ला नहीं है किया 48 वोल्ट का। आदम जमाने का सिस्टम है और बोल रहा है बिक रहा है मार्केट में, सर खरीद सकते हैं। तो ये हो गया आपका पावर, बिजली कहां से आएगा।
अब बात करते हैं जो 2 सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, ब्रेक और एक्सीलरेटर। अब रहा बात, अगर आप लोग गाड़ी को ढंग से देखते होंगे तो देखेंगे कि एक्सीलरेटर कब का त्याग चुके हैं। एक्सीलरेटर इस जब ज़माने में थे जब कार्बोरेटर था, जो हम लोग फ्यूल वाल्व कंट्रोल करते थे या एयर इनटेक वाल्व कह के, उस टाइम में हमारे पास कंट्रोल था कि भैया बढ़ाओ, घटाओ, बढ़ाओ, घटाओ। वो ज़माना कब का त्याग चुके हैं। वो ज़माना हम लोग जैसे ही फ्यूल इंजेक्टर वाले ज़माने में आए, ये ज़माना चला गया। अब हमारा ज़माना है आइस इंजन जो आजकल चल रहा है, वो ईसीयू से चल रहा है, यानी कि इंजन कंट्रोल यूनिट से। और ये कब से हो रहा है? 1980 से। मतलब कि आपके पास कोई गाड़ी नहीं होगा उतना पुराना जिसमें ये वाला सिस्टम एक्चुअली बचा हो, जो नए मॉडर्न मेक है। आप आधुनिक ज़माने का घसीट रहे हो तो बात अलग है, लेकिन मॉडर्न सिस्टम आपको ये पॉसिबल नहीं है। इसीलिए आप देखिए कि हमारा एक्सीलरेटर प्लास्टिक का बन गया है आजकल। मतलब क्यों? उसे फिजिकली किसी से जोड़ा हुआ नहीं है, मतलब उसके में बस एक ठो ये है, क्या बोलते हैं, एक सेंसर है जो बताता है कितना दूर आपने दबाया। उससे ज़्यादा वो कुछ बताता भी नहीं है। तो इसीलिए प्लास्टिक वाला जब भी आप देख रहे हैं, जो कि ऑलमोस्ट हर गाड़ी में, और ये बात मैं क्लियर कर देना चाह रहा हूँ, अगर आप थोड़ा पुराना देखेंगे जिसमें आपको अभी भी मेटल दिख रहा है, इसका ये मतलब है अगर उसमें इंजेक्टर है, फ्यूल इंजेक्टर है, चांसेस है कि वो सिर्फ एक कंट्रोलर है। यानी कि एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल वो भेज रहा है ईसीयू को, इंजन कंट्रोल यूनिट को। इंजन कंट्रोल यूनिट बढ़ा या घटा रहा है। तो मतलब हम लोग समझिए एक्सीलरेटर कब का त्याग चुके हैं। हमारा कंट्रोल एक्सीलरेटर से जा चुका है। जब तक ये था कंट्रोल डायरेक्ट था। जब से प्लास्टिक वाले आ गए, खत्म, काम खत्म। सिर्फ इनकोडर है, वो सिग्नल जा रहा है। मतलब चाहें तो आप वो हाथ में भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यही हो गया, एक्सीलरेटर हमने त्याग दिया। वो ड्राइव बाय वायर कब का हो चुका है। फिर रहा ब्रेक। क्या ब्रेक ड्राइव बाय वायर है? हाँ भी और नहीं भी। इसमें ये समझिए कि ब्रेक में बहुत सारे सिस्टम हैं जो ऑलरेडी इलेक्ट्रिकल हैं, जैसे कि आपका एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम। वो प्रेशर कंट्रोल करता है, हाइड्रोलिकली कंट्रोल करता है, लेकिन वो कहाँ से प्रेशर चलाता है? वो लाता है इलेक्ट्रिक मोटर से, हाइड्रोलिक पंप चला के कंट्रोल करता है। और एक्चुएशन सर्किटरी भी वो चलाता रहता है इससे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से। मतलब कि कौन सा वाल्व खोलना है, वो आगे वाला चक्का जाम हो रहा है उसको खोलो, पीछे वाला जाम हो रहा है उसे लॉक करो, खोलो। तो ये सब एबीएस कर किसे रहा है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी पे कर रहा है। फिर आपका एक और चीज़ आ गया, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि जब आप चक्का लॉक कर रहे हैं, ज़मीन एक जैसा हो ज़रूरी नहीं है। और ब्रेक जो होता है, गाड़ी एक पे ज़्यादा लोड देगी, एक पे कम देगी। अगर जिस पे कम लोड दे रहा है उस पे आप ब्रेक फोर्स वेस्ट कर रहे हैं, यानी हाइड्रोलिक एनर्जी उधर वेस्ट कर रहे हैं, कोई फ़ायदा नहीं है। तो इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी बहुत सारी गाड़ी में होता है आजकल। वो अपने आप बैलेंस कर देगा, यानी कि पूरा एनर्जी ठीक से डिसिपेट कर पाता है। ये सब तो कुछ ही बताया, और ऐसा 4-5 तो और है। एबीएस हर कोई जानता है, इसीलिए मैं एबीएस बात कर रहा हूँ, बाकी और भी है। फिर हो गया, समझिए कि अभी भी सारे ब्रेक में फेल ओवर है। अगर आपका कंप्यूटर का जो ईसीयू है, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट है, या ब्रेक मैनेजमेंट यूनिट है, वो इलेक्ट्रिकली आपको ओवरराइड कर सकता है, वो गाड़ी को अपने मन से रोक सकता है। लेकिन गाड़ी ये ऐसा बनाया गया है कि फेल सेफ स्टेट में भी आप गाड़ी रोक सकते हो। मतलब गाड़ी भाग रहा है और आपका मान लीजिए इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम नहीं काम कर रहा और आप ब्रेक पैडल पे कस के दबा दिए, वो डायरेक्ट ब्रेक लगा देगा। एबीएस भले काम नहीं करेगा, इसीलिए एबीएस फेल होने पे भी गाड़ी चलती रहती है, लेकिन ब्रेक लग जाएगा। मैकेनिकल फेल है, वो इकलौता चीज़ है जो अभी भी बचा हुआ है। मतलब इससे क्या बोलते हैं, इन केस ऑफ ए फेलियर वो रहे। कंपनीज बना चुकी हैं ऐसी गाड़ी जो मतलब ब्रेक को भी प्लास्टिक वाला लीवर पे कर रहे हैं, लेकिन वो छोड़ नहीं रहे हैं। वो लोगों को थोड़ा साइकोलॉजिकल है। लेकिन लोग पहले रोते थे इसके लिए कि मेटल वाला हमको दो, एक्सीलेटर दो। वो कब का चला गया। तो प्लास्टिक वाला ब्रेक पैडल आने में आई थिंक मे बी 30-40 साल। उसके बाद हम लोग वो भी भूल जाएंगे कि वो भी एक ज़माने में मेटल का होता था। तो ब्रेक एंड एक्सीलेटर जा चुका है, उसका छोड़ दीजिए। अब आता है स्टीयरिंग बाय वायर। यहाँ पे भी फॉर सम रीजन हमको कह रहे हैं इलॉन मस्क, भाई कब के लोग बना के बैठे हुए हैं। तो ये समझिए कि दिक्कत ये होता है कि स्लो स्पीड पे स्टीयरिंग बहुत मुश्किल है। आप गाड़ी स्पीड चला, आदम जमाने का ही मैं बात कर रहा हूँ ना, 819 मतलब हेनरी फोर्ड का ही गाड़ी अगर आप मान लीजिए 30 किलोमीटर पर आवर पे चला रहे हैं, उसको आप स्टीयर करते हैं, आराम से हो जाएगा। वही गाड़ी को अगर आप पार्किंग में धीरे धीरे करेंगे, जान निकल जाएगा। ऐसा क्यों? वही होता है, स्टीयरिंग एंगल जो है बैंड बजा देता है। और एक्चुअली इसीलिए हम लोग स्टीयरिंग मतलब जो एम्प्लीफिकेशन है वो बहुत हाई रखते हैं, क्योंकि पार्किंग के टाइम में लोड बहुत पड़ता है। मतलब आप एक डेड गाड़ी को घुमा रहे हो, कर रहे हो, तो वो आसानी से हो सके तो उसका हम मैकेनिकल एडवांटेज देते हैं कि सर 5 राउंड करो तब जाके आपका चक्का पूरा घूमेगा। तो स्टैटिक जगह में भी ये कर पाते हैं। मतलब समझिए एक ऑलमोस्ट मैकेनिकल लीवर कर रहे हैं। तो वही समझिए कि इसीलिए हम लोग को पावर स्टीयरिंग चाहिए होता है कि जब आप स्लो स्पीड पे, मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, हाई स्पीड पे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता पावर स्टीयरिंग है या नहीं है। स्लो स्पीड पे जान निकल जाएगा अगर आप बिना उसका ये किए। तो पावर स्टीयरिंग स्लो स्पीड पे हमारा काम बहुत आसान करता है। उसमें पहले दिखाते थे, मतलब पुराने ऐड में देखेंगे बच्चे, खासतौर पर छोटी छोटी लड़की ऐसे दिखाते थे, ऐसे ऐसे करके वो स्टीयरिंग घुमा पाती है। तो ये पावर स्टीयरिंग हो गया ताकि पार्किंग करना बहुत आसान हो जाए। वहाँ पे भी बोल रहा कि पहले हाइड्रोलिक पंप्स होते थे, फिर धीरे धीरे इलेक्ट्रॉनिक हो गया। और हमेशा फिजिकल लिंक है, यानी कि एक मैकेनिकल शाफ्ट आप देख सकते हो, स्टीयरिंग मैकेनिकल शाफ्ट, और वो मैकेनिकली रैक से जुड़ा हुआ जो आगे पीछे कर रहा है। अब रहा बात की
स्टीयरिंग रेशियो यानी कि जो मैं बता रहा हूँ कितना घुमाने पे कितना ये घूमेगा, ये लॉक्ड है। एक बार मतलब आपसे फिज़िकली जुड़ा हुआ है ना सर, चेंज तो होगा नहीं। ऐसा नहीं है ना कि आप उसके अंदर गियर बॉक्स डालोगे। तो वो एक समस्या बन जाता है कि जो स्टीयरिंग आपको मतलब इसमें क्या बोलते हैं, हाई स्पीड पे बम-बम लगेगा, वो हेडेक बन जाता है पार्किंग में। जो आप लोग देखते हो ना कि हम लोग पार्किंग स्टीयरिंग जो है, वो राउंड क्यों है? कभी ध्यान दीजिए, हमारा स्टीयरिंग व्हील राउंड क्यों है? राउंड वो इसलिए है कि हमने स्टीयरिंग एंगल बहुत ये कम रखा हुआ है। अब वहीं कंपेयर कीजिए F1 से, उसमें स्टीयरिंग एंगल राउंड क्यों नहीं है? स्टीयरिंग व्हील राउंड क्यों नहीं है? क्योंकि वो ड्राइवर्स के भरोसे चलते हैं। तो उनका है कि सर आप ड्राइवर हो, आपको इतने-इतने देर में आपको पूरा गाड़ी हैंडल करना है, और वो भी हाई स्पीड पे। वो एक्चुअली अच्छे ड्राइवर होते हैं तो सँभाल लेते हैं। तो वही समझिए कि स्टीयरिंग रेशियो मतलब बहुत एक लिमिटेशन है, फिजिकल लिमिटेशन है। तो उसको सॉल्व करने के लिए वही समझिए कि अगर आप बहुत कम रख देते हैं स्टीयरिंग रेशियो, अनस्टेबल हो जाता है हाई स्पीड पे, बहुत ज़्यादा रख देते हैं तो फुल टर्न करना स्लो स्पीड पे जान निकाल देगा। मतलब ऐसे-ऐसे करना पड़ जाएगा। जो लोग देखते हो ना, जो लोग खूब टैक्सी-वैक्सी चलाते हैं, गियर लगा करने चक्की लगाने लगते हैं, बस वही। तो अब वही समझिए कि इस पे भी काफ़ी कंपनी ने अटेम्प्ट किया कि स्टीयरिंग कॉलम हटा दो, और इसका लेक्सस मार्केट में उतार चुका है अगर आपके पास पैसा है। और उस कॉन्सेप्ट कार का तो बहुत लोग तो ऑलरेडी छू भी लिए हैं, और कुछ-कुछ और केसेस में भी बोल रहे हैं। मतलब ओईएम मैन्युफैक्चरर्स के अगर आपके पास पैसा है तो आप जाके खरीद सकते हो। तो आइडिया उसमें ये है कि यहाँ पे आपका मोटर यूनिट है, और मोटर आपका रोड का वाइब्रेशन सेंस करेगा, पूरा फीडबैक लेगा। वो फीडबैक आपका जो स्टीयरिंग सिस्टम है उसमें भी मोटर लगा हुआ है, वो आपको फीडबैक देगा, लड़ेगा वो आपसे, ताकि आपको आप खुल नहीं जगह हो, मतलब वीडियो गेम वाला आपको नया फीलिंग आ जाए। वो फीडबैक देगा आपको, और उनके पास फ़ायदा ये है कि इससे रिस्पॉन्सिवनेस वो कंट्रोल कर सकते हैं। कि जैसे मान लीजिए खराब रोड पे चल रहा है, आपका हाथ थकने लगता है, ये बोलेगा भाई उतना जानने की ज़रूरत नहीं है, चिल कर दो भाई, चिल कर दो। मोटर जो फीडबैक है, बोले फ़िल्टर हो रहा है, डेटा फ़िल्टर हो रहा है, इट्स लाइक भाई ये लो नॉइज़ है, फ़िल्टर कर दो इसको। और जब आप हाई स्पीड पे चला रहे हो, भैया इसको स्टीयरिंग एंगल बढ़ा दो, ताकि वो मतलब घटा दो, सॉरी, स्टीयरिंग एंगल घटा दो, ताकि काफ़ी मतलब स्टीयरिंग करने में भी धीरे-धीरे से हो, एकदम चिल मारो, कोई टेंशन नहीं है। अरे भैया पार्किंग में कर रहे हो, देखिए यही यही उनका मेन है, पार्किंग में आपको ये करना नहीं पड़ेगा गोल-गोल, बस थोड़ा-सा ही घुमाओ, हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ़ थोड़ा, ज़्यादा करने का भी ज़रूरत नहीं है, आराम से, कभी भी मतलब आपको ये नहीं करना पड़ेगा। तो स्टीयरिंग बाय वायर पॉसिबल है। ये अभी आने में थोड़ा टाइम है। ब्रेक हटने में सबसे ज़्यादा टाइम लगेगा। ये हमको लगता है ऑलमोस्ट आने पे है, क्योंकि बोल रहे हैं कई साल कंपनी बना चुकी है, फिज़िकली हार्डवेयर अवेलेबल है। लेक्सस ऑलरेडी उतार रहा है, तो अच्छा चांसेस है कि ये कुछ साल के अंदर आ जाएगा। अब रहा बात भविष्य के बारे में क्या होगा। तो यहाँ पे समझना बहुत ज़रूरी है, जो 2 तरह के लोग होते हैं। उसमें से एक होते हैं एंथुसियास्ट और एक होते हैं सिंपल। मतलब कि भैया हमें ए टू बी जाना है। अब रहा बात कि जो एंथुसियास्ट है वो कीबोर्ड पे बहुत ज़्यादा कुटर-पुटर करते हैं। वो होता है ना कि बहुत केयर करते हैं कि ड्राइविंग की फ़ील कैसे हो रही है। यही लोग होंगे कि भैया हमको ऑटोमेटिक ड्राइविंग नहीं चाहिए, हमको मैनुअल चाहिए, खुटर-पुटर करना है। तो ये समझिए ये हल्ला बहुत करते हैं, आवाज़ बहुत करते हैं, लेकिन ये बहुत माइनॉरिटी होते हैं। यानी कि कितने लोग हैं जो गाड़ी खरीद रहे हैं जो इस तरह के हैं, वो संख्या बहुत कम है। इसीलिए अमेरिका में, यूरोप में कब से ऑटोमेटिक गियर मैनुअल हो चुका है, मतलब मैनुअल को हटा चुका है। इंडिया में भी धीरे-धीरे आ रहा है। अभी भी इंडिया में लोग रो रहे हैं, नहीं, नहीं इट्स लाइक मैनुअल होना चाहिए, हमें क्लच में ज़िंदगी वेस्ट करना है। यही हमारा ज़िंदगी का वो है, क्या बोलते हैं, एसेंस है कि हाँ भैया हम क्लच दबा रहे हैं ज़िंदगी भर। वही करना है। लेकिन देखिए लोग धीरे-धीरे आराम से, मारुति ने उतार दिया ऑटोमेटिक गियर, बाकी सब कोई सीवीटी उतार रहा है, कोई डुअल क्लच उतार रहा है। धीरे-धीरे सब प्यार से हटते जा रहे हैं। टेंशन नहीं लेना, बस प्यार से हटते जाना है। सब लोग ऑटोमेटिक ही आएँगे एंड में। तो वही समझिए कि जो लोग है ना कि नहीं हमको मैकेनिकल चाहिए, वो सेफ नहीं है, ये नहीं, इट्स लाइक सर आपके पास कोई चीज़ जो आ रहा है उसमें हमेशा रिस्क है कि वो बूम हो सकता है। आप बैटरी गाड़ी में बैठ रहे हो, वो सीधा आग पकड़ सकता है, और वो इतना तेज़ जलता है कि आपकी बॉडी भी नहीं बचने वाली है। तो तब भी आप उसमें बैठ रहे हैं ना, लोग बैठ रहे हैं, लोग चला रहे हैं। आप प्लेन में बैठते हो, प्लेन में तो है ही नहीं। प्लेन में फिज़िकल कनेक्शन तो था ही नहीं, वो तो था ही नहीं सर। आप तब भी उसके ऊपर बैठ रहे हो ना। तो एक बात वही समझिए कि जो लोग हल्ला करते हैं वर्सेस जो मार्केट ऑडियंस है, दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है। तो वही समझिए कि तुम आम लोग का क्या ज़रूरत है? आम लोग का सर हम ए टू बी जाना है। इंडिया में इसका बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल देख सकते हैं स्कूटी का, और कहा जा रहा है कि 2024 में जो अगर ट्रेंड चलता रहा, स्कूटी बाइक को ओवरटेक कर लेगा, कितना स न्यू यूनिट सोल्ड में। ऐसा कैसे हो गया? क्योंकि शुरू-शुरू में आपको पता होगा, मेरे ऐज के आस-पास आपका ऐज होगा, लोग बोलते हैं ना, "अरे! स्कूटी कौन चलाएगा? लड़की की गाड़ी है, क्या है, खिलौना लगता है।" अभी सब बूढ़े लोग भी शांति से स्कूटी क्यों? गियर नहीं है, सीवीटी है, लोड नहीं लेना है। हम बस इंतज़ार कर रहे हैं कोई मोटर बाइक मैन्युफैक्चरर बोले कि एक काम करते हैं ना, अपना गियर बॉक्स निकालते हैं, सीवीटी डाल देते हैं। लिटरली वो बाकी सबको हटा देंगे, क्योंकि इसका एक ही कमी है, चक्का छोटा है। अगर बाइक ले लें, स्प्लेंडर जैसा कोई बाइक ले रहा है, उसमें सीवीटी डाल दिया जाए, आय हाय हाय! आय हाय हाय! एकदम लाइफ़ है चिल हो जाएगा। तो वही समझिए कि आम पब्लिक को ये रहता है, भैया मेरे को ए टू बी जाना है, मुझे एन्जॉय नहीं करना है, ड्राइविंग को मैं फ़ील नहीं कर रहा हूँ।
ए टू बी, काम खत्म। तो वो लोग को होता है आसान चाहिए। तो उनको आप बोलो ना, अच्छा जब आप पार्किंग में कर रहे हो तो आपको ऐसे ढिंक-चिका नहीं करना होगा, और जब आप ये कर रहे हो क्या बोलते हैं हाई स्पीड पे चला रहे हो तो वो ऑटोमेटिकली फ़िल्टर हो जाएगा। वो सीधे बोलेंगे चुपचाप से पैसा लो हमको दे दो, हमको हेडेक नहीं लेना है। तो वही समझिए कि अगर ड्राइव बाय वायर में कोई भी फंक्शन अच्छा हो जाता है, जो कि है, लोग सीधे-सीधे पैसा देंगे और खरीदेंगे। तुरंत नहीं होगा, मैं क्लियर करता हूँ, एडॉप्शन तुरंत नहीं होता है, धीरे-धीरे होता है। जैसे इंडिया में अभी जाके शुरू हो रहा है ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का पेनिट्रेशन, उसको कुछ साल और लगेगा। मतलब मैं एक्सपेक्ट करता हूँ एटलीस्ट 10 साल और लगेगा, जहाँ पे लोग प्यार से भूल जाएँगे कि ऑटोमेटिक के बिना भी गाड़ी आती थी। फिर होगा कि 15-20 साल बाद कि एक ज़माना होता था, लोग हुटर-गुटर करते थे, क्लच में ज़िंदगी बर्बाद करते थे। तो वही समझिए। और रहा बात, काफ़ी लोग कह रहे हैं, अच्छा ये हो गया तो क्या होगा? अगर ये तार टूट गया तो क्या होगा? अगर ये हो, इफ दिस देन दैट हैज़ नो आंसर। मैं क्लियर कर देना चाह रहा हूँ। अगर आप उस तरह से खोजेंगे, प्लेन में भी तो हो सकता है और होता ही है। लोग ऊपर चले जाते हैं, लेकिन उसका आंसर नहीं है। मतलब उसका आंसर नहीं है, या तो आप रिस्क लो या तो मत लो। जैसे मेरे को ये गाड़ी बहुत पसंद है। अब जैसे बहुत सारी गाड़ी में 4 व्हील स्टीयरिंग है। 4 व्हील स्टीयरिंग कैसे हो सकता है? फिज़िकली वो पॉसिबल ही नहीं है जब तक आप उसमें एक सेकंड गियर क्लच नहीं लगाओ कि अच्छा हम हाई स्पीड पे हैं तो पीछे का मतलब जो पीछे का चक्का है वो साथ में चले। जब स्लो स्पीड पे हैं वो उल्टा चले। बोलेंगे ये कैसे दिमाग में करेगा? नहीं कर पाएगा। इसीलिए जब से 4 व्हील स्टीयरिंग आ रही है मार्केट में, तब से उसमें ऑटोमेटिक कंट्रोल है, यानी कि रियर चक्का है, कंप्यूटर के हिसाब से चलता है। किसी ने ध्यान भी नहीं दिया कि ये एक ओल्ड टेक्नोलॉजी है। तो बात वही समझिए कि जो लोग हल्ला करते हैं ना कि वो मैकेनिकल होना चाहिए, सेफ्टी है, ये है। सर आप गाड़ी के अंदर क्यों बैठे हो अगर आपको सेफ्टी चाहिए तो? गाड़ी में ही सबसे ज़्यादा लोग ऊपर जाते हैं। लाखों में लोग जाते हैं, पर दिन चले जाते हैं। तो आप गाड़ी के अंदर क्यों बैठ रहे हो? तो वही बोल रहा है। आम लोग, और रहा बात हम लोग सेल्फ ड्राइविंग की तरफ जा रहे हैं। तो ये हल्ला मेरे को एकदम समझ में नहीं आता कि ड्राइव बाय वायर पे लोग का क्या क्या होगा, सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया तो इसलिए ड्राइव ऑटोमेटिक ड्राइविंग और लोग फ्री कर देंगे। मैं दे दूँगा पैसा, अगर लाइडर वाला कोई सेल्फ ड्राइविंग है, लो पैसा लो, मैं चलाओ। मेरे को नहीं लोड लेना है। तो वही समझिए, मैं एकदम क्लियर कर रहा हूँ, ड्राइव बाय वायर ही होगा। कितना देर में होता है अलग बात है। मतलब जैसे अमेरिका ऑलरेडी ऑटोमेटिक पहुँच चुका है, हम लोग को ऑटोमेटिक पहुँचने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो ड्राइव बाय वायर भी हमारा थोड़ा लेट से होगा, लेकिन हो जाएगा। और प्लास्टिक एक्सेलेरेटर तो आ ही गया है। तो बाकी चीज़ देखिए कितना टाइम में आता है। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन ड्राइव बाय वायर के व्हीकल्स के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में आया। अगर ऐसा है लाइक कर दें, दोस्तों से शेयर कर दें, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएँ, उससे मुझे पता चले कितना नापसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कि कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने यह वीडियो देखा, जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।